स्वागत करती हूँ दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल पर, जिसका नाम है इनसाइट्स ऑफ साइंस फॉर यू। और मैं हूँ आपकी दोस्त अनीता अग्रवाल। और आज का टॉपिक जो मैं आपके लिए लाई हूँ सेल डिवीजन मियोसिस। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं सेल डिवीजन माइटोसिस, और ये सेल चैप्टर का बिल्कुल लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हमारा सेल चैप्टर खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। लेकिन आज सेल डिवीजन मियोसिस स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के एंड तक मेरे साथ बने रहिए, और पसंद आए तो इसे एक लाइक ज़रूर दे के जाइएगा, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। तो चलिए दोस्तों, अगर माइटोसिस की एक रिविजन कर लेते हैं। तो माइटोसिस क्या होता है दोस्तों? तो हमने ये लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि जब एक न्यूबॉर्न, एक इन्फेंट जो है वो एडल्ट फॉर्म के अंदर ग्रो करता है, तो उसमें क्या होता है बेसिकली, उसमें सेल ग्रोथ और सेल डिवीजन होती है। हर एरिया का पर्टिकुलर सेल है। से फॉर एग्जांपल हेयर का सेल स्किन के सेल से बिल्कुल डिफरेंट है, नेल का सेल स्किन के सेल से कम्प्लीटली डिफरेंट है, आईबॉल से कम्प्लीटली डिफरेंट है। तो वहीं के सेल्स वहीं डिवाइड करते हैं और वो इन्फेंट से एडल्ट फॉर्म में ग्रो करता है। तो ये प्रोसेस जो सेल डिवाइड हुआ, इसको हमने बोला माइटोसिस। उसके अलावा माइटोसिस सेल ग्रोथ के अलावा कहाँ काम करता है? रिपेयर और मेंटेनेंस में। जहाँ पर मान लीजिए किसी भी कारण से कोई बर्न हो गया या आपका कोई कट लग गया, वहाँ पर जो आपकी स्किन जो है डेड हो जाती है उस एरिया के अंदर, या फिर न्यू सेल्स को फॉर्म होना होता है, तो भी कौन सा प्रोसेस यूज होता है? माइटोसिस। चलिए एक बार डायग्रामेटिकली रिवाइज कर लेते हैं माइटोसिस को। तो माइटोसिस के अंदर मैंने आपको बताया था कि एक मदर सेल से दो डॉटर सेल्स बनते हैं। कैसे बनते हैं? फर्स्ट फेज के अंदर जो 23 आवर्स होते हैं, एक सेल डिवाइड होने में कितना टाइम लेता है दोस्तों? 24 आवर्स का। तो अगर अभी तक आपने मेरी माइटोसिस की वीडियो नहीं देखी, मैं लिंक शेयर कर दूंगी, वीडियो को जरूर देखिए, तभी ये वीडियो आपको समझ में आएगी। तो माइटोसिस के अंदर क्या होता है कि मदर सेल, जो हम एक सिंगल सेल की बात कर रहे हैं, सोचिए ह्यूमन बॉडी कितने ट्रिलियंस ऑफ सेल से बनी हुई है, 30,000 ट्रिलियंस ऑफ सेल से बनी हुई है। तो आप ये देखिए, एक सिंगल सेल की हम बात कर रहे हैं। ये मैंने आपको न्यूक्लियस के अंदर पढ़ाया था कि अब इस केस में न्यूक्लियस बड़ा हो गया है और सारी ऑर्गेनेल्स जो हैं वो डिसअपियर हो गई हैं। साइटोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियस बहुत बड़ा हो गया और क्रोमैटिन हमें दिखाई दे रहा है। क्रोमैटिन ने अपने आप को अरेंज कर लिया क्रोमोसोम्स के अंदर, और क्या थे न्यूक्लियस के बाहर? सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल्स जो है वो 90 डिग्री पे आके सेटल हो गए विद इन द सर्कल, और ये क्या हुआ, वहां से स्पिंडल फाइबर अराइज हुए, और उन्होंने इन क्रोमोसोम्स को कहाँ पे अरेंज कर दिया? इन क्रोमोसोम्स को अरेंज कर दिया सेंटर प्लेट पे, जिसको हम इक्वेटोरियल प्लेट भी कहते हैं। इक्वेटोरियल प्लेट पे अरेंज करने के बाद क्या हुआ दोस्तों? कंस्ट्रिक्शन बन गई इन बिटवीन देम, और स्पिंडल फाइबर्स जो हैं उनको, स्पिंडल फाइबर्स ने क्रोमोसोम्स को अपनी तरफ पे पुल कर लिया। कौन सी स्टेज में? एनाफेज के अंदर। और ये कंस्ट्रिक्शन जो है आगे और इंक्रीज हो गई। क्या हुआ फिर? जो न्यूक्लियस है वो भी डिवाइड हो गया, कैरियोकाइनेसिस भी हो गया, और लास्ट स्टेज में जब टीलोफेज में ये दोनों के दोनों क्रोमोसोम्स जो हैं पोलर साइड पे आ जाएंगे और कंस्ट्रिक्शन प्रोमिनेंट हो जाएगी, तो साइटोकाइनेसिस भी हो जाएगा, साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हो जाएगा, और एक मदर सेल से क्या बन जाएंगे? 2 डॉटर सेल्स। क्या बन जाएंगे दोस्तों? 2 डॉटर सेल्स। तो ये प्रोसेस था माइटोसिस का। लेकिन हमारा ये रिवीजन का टॉपिक है, मेन टॉपिक हमारा आज का क्या है? मियोसिस। तो चलिए देखते हैं मियोसिस क्या हुआ। तो आपने देखा कि एक इन्फेंट को ग्रो करने के लिए तो माइटोसिस होता है, लेकिन एक इन्फेंट के बर्थ के टाइम पर कौन सा प्रोसेस होता है दोस्तों? मियोसिस। कौन सा प्रोसेस होता है दोस्तों? मियोसिस। तो जब भी जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उनके अंदर होता है मियोसिस। तो एट द एज ऑफ प्यूबर्टी, जब कोई भी इंडिविजुअल प्यूबर्टी अटेन कर लेता है, जितने भी ऑर्गेनिजम्स इस अर्थ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मोड से ही पॉपुलेशन को ग्रो कर पाते हैं, उन्हीं के अंदर क्या होता है? मियोसिस होता है। से फॉर एग्जांपल मैं आपसे यहाँ एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि ये एक मेल का क्रोमोसोम सेट है और एक ये फीमेल का क्रोमोसोम सेट है। तो मेल के अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो 22 पेयर्स होते हैं प्लस XY। जो XY है इसको हम बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम, और 22 पेयर्स जो होते हैं वो ऑटोसोमल पेयर्स होते हैं हमारी बॉडी के, जो कि हमारी पूरी बॉडी की दूसरी कोडिंग को अपने अंदर ब्लूप्रिंट को रखा होता है, जो कि जैसे कि फॉर एग्जांपल आईज, हेयर, हैंड्स, आर्म्स, लेग्स, इन सब की जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है ये सब 22 पेयर्स के पास होती है।
और जो एक्स वाई है ये डिसाइड करेगा कि मेल बॉन्ड हुआ है। तो टोटल 22 पेयर्स हुए 44 प्लस 45 प्लस 46, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हुए 46। यहीं पे फीमेल में क्या डिफरेंस है, फीमेल में डिफरेंस ये 22 पेयर्स प्लस एक्स एक्स, यहाँ पे एक्स वाई है, यहाँ पे एक्स एक्स है, तो उनके आइडेंटिकल होते हैं एक्स एक्स क्रोमोसोम 46। अब मेरा क्वेश्चन ये आपसे है कि अगर मेल के क्रोमोसोम्स 46 हैं और फीमेल के क्रोमोसोम 46 हैं, तो चाइल्ड के अंदर कितने क्रोमोसोम्स होने चाहिए, जो चाइल्ड जो है वो नॉर्मल ग्रो करे किसी भी इंडिविजुअल का, तो कितने क्रोमोसोम्स होने चाहिए। तो आइडियली ये एक फिक्स्ड फिनोमेना है, तो यानी कि चाइल्ड के क्रोमोसोम्स भी होने चाहिए 46। तो चाइल्ड के क्रोमोसोम्स 46 कैसे होंगे, तो ये सोचा गया कि मियोसिस जो है वो एक सेल से दो सेल नहीं बनाती है, दो डॉटर सेल नहीं बनाती है, रादर ये एक रिडक्शनल डिवीजन है, रिडक्शनल डिवीजन होता है। रिडक्शनल डिवीजन कैसे होगा दोस्तों, कि यहाँ से 23 आएंगे मेल से और यहाँ फीमेल से 23 आएंगे, तो टोटल नंबर कितना बनेगा, अब जो हमारा चाइल्ड है उसके अंदर टोटल नंबर कितना बनेगा 46 क्रोमोसोम्स का। तो ये क्रोमोसोम्स जब ये 46 होने हैं, तो उससे पहले जो भी फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है उस केस के अंदर क्या कौन सा प्रोसेस होता है, सेल डिवीजन का, मियोसिस। मियोसिस दोस्तों दो पार्ट में होता है, एक होता है मियोसिस 1, एक होता है मियोसिस 2। जो मियोसिस 1 होता है वो तो रिडक्शनल डिवीजन होता है, जहां पर क्रोमोसोम्स जो हैं से फॉर एग्जाम्पल 46 को हम डिनोट कर दें इक्वल्स टू 46 को हम बोल दें कि ये 2n है, जिसको हम बोलते हैं टर्म डिप्लॉयड। ठीक है, तो ये टर्म आप याद रखिए, जो 46 क्रोमोसोम्स हैं उनको हमने 2n से डिनोट किया, जैसे आप मैथमेटिक्स में 2x से डिनोट कर देते हैं किसी चीज को, तो n कितना हो गया हमारा, n हो जाएगा 23, 46 से 2 डिवाइड किया तो 23 हो गया, तो इसको हमने बोल दिया हैप्लॉइड। तो क्या होता है कि जो इनिशियली जो हम आपके सेक्स क्रोमोसोम्स के अंदर से फॉर एग्जांपल मेल का स्पर्म होता है और फीमेल का एग होता है या ओवम होता है, जो एग है या फिर स्पर्म है, तो स्पर्म जब बनता है तो वो एन बनता है, हैप्लॉइड बनता है जब स्पर्मेटोजेनेसिस होता है टेस्टिस के अंदर। तो टेस्टिस इज द मेल ऑर्गन पार्ट जहाँ पे स्पर्म्स बनते हैं, तो वहां पर क्या होगा 46 क्रोमोसोम्स की जगह पर कितने बनेंगे, जब डिवीजन होगा 23 क्रोमोसोम्स का क्या बनेगा, एक मेल गैमीट बनेगा, टर्म होती है मेल गैमीट। तो अभी तक हमने एक ओवरव्यू ले लेते हैं पहले मियोसिस का, आगे बढ़ने से पहले, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। तो क्या होता है, जो स्पेसिफिक सेल्स हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के या टिश्यूज के, चाहे वो एनिमल्स हों चाहे वो प्लांट्स हों, उनके अंदर डिवाइड करते हैं तो क्या बनाते हैं, वो गैमीट्स बनाते हैं। तो यानी कि प्लांट्स भी बनाते हैं क्या, गैमीट्स। क्या हुए गैमीट्स, क्या हुए गैमीट्स हुई हैप्लॉइड फॉर्म, जो भी मैंने आपको समझाई थी, ठीक है, जो कि फर्टिलाइज करने के बाद एक ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करता है। तो हैप्लॉइड फॉर्म कितनी होनी चाहिए, 23 क्रोमोसोम्स की होनी चाहिए अगर हम ह्यूमंस की बात कर रहे हैं, क्योंकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स चेंज होते रहते हैं फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो गैमीट्स क्या वर्ड यूज किया हमने, गैमीट्स वर्ड यूज किया। गैमीट्स क्या होते हैं, जो हैप्लॉइड फॉर्म रिलीज होती है सेल की, जो हैप्लॉइड फॉर्म बनती है उसके लिए हमने टर्म यूज किया गैमीट्स। ठीक है, तो इनके लिए जो प्रोसेस होता है वो होता है मियोसिस का, और ये दो डिवीजन में होता है, मियोसिस 1 मियोसिस 2, जो भी हम आगे देखने वाले हैं क्या होता है मियोसिस 1 मियोसिस 2। एक सेल डिवाइड करता है मियोसिस से और 4 नए सेल बनाता है 2 की जगह पे। यहाँ पर मियोसिस के अंदर कितने बनते हैं, मियोसिस 1 से 2 बनते हैं और फिर मियोसिस 2 से 2 बनते हैं। कैसे बनते हैं दोस्तों, अभी मैं आपको पूरा एक एक पॉइंट समझाने वाली हूँ, बिल्कुल मेरे साथ बने रहिएगा, कहीं मत जाइएगा, और ना समझ आए तो इस वीडियो को बार बार देखिए, आपको प्रॉपर समझ में आएगा। The new cells only have half the number of chromosomes। नए सेल्स के कितने क्रोमोसोम नंबर होंगे, हाफ होंगे मदर सेल से। तो मदर सेल में मैंने आपको बताए थे 46, तो अब आगे वाले जितने भी सेल्स होंगे उनमें कितने होंगे, 23 होने चाहिए। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया क्यों होते हैं रिड्यूस। अब मैं आपको मियोसिस का प्रोसेस समझाऊंगी इस डायग्राम के थ्रू। बिल्कुल मेरे साथ हर प्रोसेस पे बिल्कुल अपने कान लगा के ध्यान से सुनते रहिएगा और आंखों से देखते रहिएगा,
तभी आपको ये समझ में आएगा। और आज आपने यहाँ से मियोसिस सीख लिया, आपको कहीं और किसी किताब में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक बार आपने यहाँ से मियोसिस सीख लिया तो आपको जीवन में मियोसिस नहीं भूलेगा, इस चीज़ की गारंटी मैं आपको दे रही हूँ। तो इस मियोसिस के केस में क्या होता है, मियोसिस के केस के अंदर आप ये देखिए सबसे पहले जो हमने पढ़ा था, जो एक सेल के साथ, ऑर्डिनरी सेल के साथ होता है, अब क्या हुआ, सेल तक सिग्नल जा चुका है कि सेल को डिवाइड करना है, ठीक है, मतलब टेस्टिस को सिग्नल जा चुका है, एक इलेक्ट्रिक सिग्नल्स भी जाते हैं ब्रेन से हार्मोन्स के अलावा, तो एक इलेक्ट्रिक सिग्नल चला गया टेस्टिस के पास कि अब स्पर्म्स को प्रोड्यूस करना है, ठीक है, यानी कि मेल गैमीट, स्पर्म्स को हम क्या बोल रहे हैं, मेल गैमीट बोल रहे हैं, तो उसको प्रोड्यूस करना है। तो अब जब वहां तक ये सिग्नल चला गया तो वहां के सेल्स कैसे रिएक्ट करेंगे, सेल के अंदर न्यूक्लियर एनवलप बड़ा होना शुरू हो जाएगा और सारी ऑर्गेनेल्स जितने भी हैं वो सारी डिमिनिश होनी स्टार्ट हो जाएंगी। अब यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे जब क्रोमैटिन मटेरियल अपने आप को क्रोमोसोम्स के अंदर अरेंज करता है, तो यहाँ पे क्रोमोसोम्स को अरेंज करने के लिए उनके साथ क्या होता है दोस्तों, कि से फॉर एग्जाम्पल जब क्रोमोसोम हुआ तो मैंने आपको बताया था कि 2 क्रोमैटिड्स एक दूसरे के साथ इकट्ठे हो जाते हैं। अब हम इसके कैरियोटाइप को देखेंगे। कैरियोटाइप क्या होता है, कैरियोटाइप होता है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कैसे दिखाई देते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने आपको कैरियोटाइप दिखाया हुआ है। यहाँ पर देखिए मैंने आपको बताया कि 22 पेयर्स होते हैं। कितने पेयर्स होते हैं दोस्तों, 22 पेयर्स। तो यानी कि क्रोमोसोम्स एक जैसी लेंथ के दो के पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। कितने के पेयर में एग्जिस्ट करते हैं दोस्तों, 2 के पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। तो अब जब क्रोमोसोम्स अरेंज करेंगे तो 22 पेयर्स के अंदर से 11 क्रोमोसोम्स जो हैं वो क्या करेंगे, एक जैसे साइज के, एक जैसे के साथ में आ जाएंगे। होपफुली आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि हमारे 44 क्रोमोसोम्स थे, ठीक है। 44 क्रोमोसोम्स को भी अगर हम 2 से डिवाइड करें तो ये बन गए 22 क्रोमोसोम्स। तो अब ये जो 22 क्रोमोसोम्स हैं ये पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। पेयर में एग्जिस्ट करने का मतलब क्या हुआ कि 2 क्रोमोसोम्स एक जैसे हैं, एक जैसी लेंथ के हैं, एक जैसे उनके लेग्स हैं, शॉर्ट लेग, लॉन्ग, मैंने आपको ये पहले वाली वीडियो में न्यूक्लियस में बताया था, लॉन्ग आर्म शॉर्ट आर्म उनकी बराबर होती है। तो इस तरीके से जब इंटरफेज होता है, जो स्टार्टिंग का फेज होता है, जब सेल जो है अपने जैसी और कॉपीज बनाने के लिए डीएनए को कॉपी कर रहा है, तो उस केस में वो क्रोमोसोम्स बिल्कुल आसपास एक दूसरे के आ जाएंगे। जो क्रोमोसोम्स आइडेंटिकल है, ठीक है, तो वो क्रोमोसोम सारे अपने आसपास आ जाएंगे। आसपास आने के बाद क्रोमोसोम्स पे क्या होती है दोस्तों, मैंने क्या बताया था आपको पहले वीडियो में, न्यूक्लियस में क्रोमोसोम पे होती है जीन्स। जीन्स क्या होती हैं, जीन्स आपके इनहेरिटेड ट्रेड्स को अपने अंदर कोड करके रखते हैं। से फॉर एग्जांपल आई की जीन है, ठीक है। अब आई की जीन के अंदर आपकी फैमिली के अंदर अगर आप देखेंगे अपना, अगर आप पूरा फैमिली ट्री देखेंगे, डेंड्रोग्राम चेक करेंगे, तो से फॉर एग्जांपल मदर फादर की ब्लैक आईज हैं, आपकी भी ब्लैक आईज हैं, लेकिन आपके आगे पीछे की हिस्ट्री में दादा दादी में या मैटरनल हो या पैटर्नल हो किसी की ब्राउन आईज हैं, और उसके पीछे वाली हिस्ट्री में किसी की ग्रीन आईज भी रही हैं। तो आपकी जो एक जीन है, आई की जीन है, तो उसके अंदर बहुत सारी फॉर्म्स की कोडिंग है कि आपके पास ब्लू कलर की फॉर्म भी है, आपके पास ग्रीन कलर की फॉर्म भी है, आपके पास ब्लैक कलर की फॉर्म भी है, आपके पास जो भी आपकी हिस्ट्री के अंदर था ब्राउन कलर की फॉर्म भी है। तो जो फॉर्म्स होती हैं जीन की, उनके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं अलील। क्या टर्म यूज करते हैं, अलील फॉर्म, ये अलील वर्ड हम यूज करते हैं कि नंबर ऑफ कितनी फॉर्म्स है एक जीन की। से फॉर एग्जांपल हेयर अगर आप देखेंगे, आपकी मदर के हेयर जो है वो वेवी हैं, आपके फादर के हेयर जो है वो स्ट्रेट हैं, लेकिन आपके दादाजी के हेयर जो है कर्ली हैं, तो आपके हेयर भी कर्ली हो गए। तो आपके अंदर हैं तो तीनों फॉर्म, लेकिन एक्सप्रेस डिसाइड करेगी कि कौन सा क्रोमोसोम कौन से क्रोमोसोम से जाकर फर्टिलाइजेशन के टाइम पर डोमिनेंट हुआ था, तो वो कैरेक्टर आपके अंदर एक्सप्रेस हो गया।
तो इस तरीके से फर्स्ट फेज के अंदर जब डीएनए की कॉपिंग हो रही होती है तो उसके अंदर सारे पेयर्स, से फॉर एग्जाम्पल 2 पेयर्स क्रोमोसोम के इकट्ठे हो जाते हैं, ऐसे ऐसे करके सारे क्रोमोसोम के पेयर इकट्ठे हो गए और इनके बीच में क्या होती है, एक तरीके से क्रॉसिंग ओवर होती है कि ये वाला डेटा जो है वो वहां शिफ्ट हो गया और वो वाला डेटा जो है यहाँ शिफ्ट हो गया क्रोमोसोम का। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि कुछ क्रोमोसोम्स के अंदर आधी आर्म जो है वो ब्लू कलर की हो गई, आधी आर्म जो है वो पिंक कलर की हो गई। फिर उसके बाद सेम प्रोसेस चलता है, जब सारे क्रोमोसोम्स अरेंज हो जाते हैं, सारे क्रोमोसोम के पेयर अरेंज हो गए, तो उसके बाद क्या होता है, फिर से स्पिंडल फाइबर जनरेट होते हैं और सारे के सारे क्रोमोसोम्स जो हैं वो स्पिंडल फाइबर से अरेंज होते हैं। फिर वो इक्वेटोरियल प्लेट पर आते हैं। इक्वेटोरियल प्लेट पर आने के बाद अपना डेटा एक्सचेंज करके, देखिए शॉर्ट वाला शॉर्ट के साथ है, लॉन्ग वाला लॉन्ग के साथ है, पर कई बार ऐसा भी हो जाता है कि जब बीच में से इक्वेटोरियल प्लेट बनने लगती है तो कभी दोनों ब्लू एक तरफ चले जाते हैं, दोनों पर्पल एक तरफ चले जाते हैं। तो जब प्लेट बन गई, कंस्ट्रिक्शन हो गई, कैरियोकाइनेसिस हो गया और उसके बाद साइटोकाइनेसिस भी हो गया, तो उनके बीच में एक कंस्ट्रिक्शनल प्लेट बन गई और इस तरीके से क्या बन गए, 2 डॉटर सेल्स बन गए। ठीक है, तो अब आधे क्रोमोसोम्स वहां चले गए हैं और आधे क्रोमोसोम्स यहाँ चले गए हैं। तो इस तरीके से हमारे पास क्या बन गए, 2 हेप्लॉइड सेल्स बन गए। पहले डिप्लॉइड थे ये वाले मदर सेल, ये डिप्लॉइड था 2n, और अब हमारे पास क्या बन गए, 2 हेप्लॉइड सेल बन गए। अब 2 हेप्लॉइड सेल तो हमारे पास बन गए। अब ये हेप्लॉइड सेल्स क्या करते हैं, ये हेप्लॉइड सेल्स आगे जाके इनमें होता है मियोसिस 2। तो मियोसिस 2 के अंदर क्या होता है, मियोसिस 2 बिल्कुल माइटोसिस के जैसा चलेगा कि यहाँ पे तो रिडक्शन हुई थी क्रोमोसोम्स की। अब क्या होगा, अब क्योंकि इनको अपनी जैसी और कॉपीज बना के रखनी है, तो अपने जैसी और कॉपीज बना के ये क्रोमैटिन में अपने आप को कन्वर्ट करेंगे। तो अपनी जैसी कॉपीज बनाएंगे तभी ये नॉर्मल सेल रहेंगे। अपने जैसा ही और डेटा बना लेते हैं, सेम डेटा उसकी कॉपी बनाते हैं, डबल बनाते हैं, क्योंकि इन्हें पेयर में एग्जिस्ट करना है दोस्तों, पेयर में एग्जिस्ट करना है। अभी यहाँ पर इनके पेयर खत्म हो गए क्योंकि पेयर डिवाइड हो गए। तो अब क्या होगा, फिर से स्पिंडल फाइबर जनरेट होंगे और जो अपने क्रोमोसोम्स हैं वो अरेंज होंगे वैसे ही जैसे पहले माइटोसिस के अंदर अरेंज हुए थे। फिर उसके बाद ये सेंटर प्लेट पे आएंगे मेटाफेज के अंदर। फिर ये देखिए वहां पे क्रोमोसोम सेपरेट हो रहे थे, यहाँ पे क्रोमैटिड्स सेपरेट हो रहे हैं एनाफेज पे। पुलिंग किसकी हो रही है, क्रोमैटिड्स की पुलिंग हो रही है। और पुलिंग होने के बाद में कंस्ट्रिक्शन फेज बन गया टीलोफेज के अंदर और यहाँ पे डबलिंग हो गई डेटा की, पेयर में आ गए ये फिर से अपने अपने। और यहाँ पर कितने बन गए, 4 टेट्राड्स बन गए। क्या बन गए दोस्तों, 4 टेट्राड्स, 4 टेट्राड्स बन गए। तो अब ये चारों के 4 टेट्राड्स कैसे बने, कॉपिंग होने के बाद डीएनए की। यहाँ तक तो ये 2n 2n थे, अब यहाँ पर सारे कैसे बन गए, हेप्लॉइड बन गए, n n n एंड n। होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो इसे बार बार सुनिए, जितनी बार सुनेंगे उतनी बार आपको क्लियर हो जाएगा। मैंने बहुत ही इजी मैनर में आपको समझाने की कोशिश करी है। तो अब ये इसका रिटर्न पार्ट है। अगर आपको अभी तक समझ में नहीं आया ओरली तो रिटर्न पढ़ेंगे, तो रिटर्न पढ़ के हो सकता है समझ में आ जाए आपको कि मियोसिस ऑन द अदर हैंड इज यूज्ड फॉर जस्ट वन पर्पस इन द ह्यूमन बॉडी। सिर्फ एक ही पर्पस करता है, गैमीट्स प्रोड्यूस करता है, मेल गैमीट या फिर फीमेल गैमीट, जिनको हम सेक्स सेल्स भी कहते हैं, स्पर्म और एग्स। और ये मैंने आपको खाली एक सेल की डिवीजन बताई थी कि एक सेल से 4 टेट्राड बन गए। तो सोचिए ऐसे कितने सेल्स होते हैं, प्रोड्यूस करता है एक बार में, मिलियन ऑफ स्पर्म्स प्रोड्यूस करती है टेस्टिस। तो सोचिए कितने नंबर ऑफ सेल्स प्रोड्यूस होते हैं एक बार में। गोल क्या होता है इनका, डॉटर सेल बनाने का होता है जिनके अंदर एग्जैक्टली हाफ क्रोमोसोम हो, जितने हमारे स्टार्टिंग सेल के अंदर थे उससे हाफ। अगर दूसरी तरीके से सोचे तो मियोसिस जो है एक प्रोसेस है जहाँ पे हेप्लॉइड सेल, जहाँ पे 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम से किस में कन्वर्ट हो गए, हेप्लॉइड सेल के अंदर। डिप्लॉइड किस में कन्वर्ट हो गया, हेप्लॉइड के अंदर कन्वर्ट हो गया, वन विद अ सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम। और ह्यूमंस के अंदर हेप्लॉइड सेल्स कैसे होते हैं, मियोसिस के अंदर बनते हैं, स्पर्म्स में भी और एग्स में भी। फिर जब फर्टिलाइजेशन होता है, स्पर्म और एग ज्वाइन होते हैं, तो क्या होता है, अब वो भी एन था और जो एग था वो भी एन था, दोनों मिलके कौन से क्या बना लेते हैं, डिप्लॉइड सेट बना लेते हैं, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग
जिसको हम बोलते हैं न्यू जीनोम। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि मियोसिस क्या है। ये एक लाइव एग्जांपल है, माउस की टेस्टिस में से एक सिंगल सेल को लेके माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया गया। तो देखिए ये रेस्टिंग फेज में सेल था और देखिए यहाँ पे सेंटर पे ही कितने सारे क्रोमोसोम्स जो हैं वो क्रॉसिंग ओवर करके अपना डेटा जो है वो शिफ्ट कर लेते हैं। तभी हम मियोसिस के अंदर जब कोई न्यूबॉर्न बेबी बर्थ लेता है, ह्यूमंस के अंदर मैं कह रही हूँ आपको, तो उसके अंदर हम स्टार्ट कर देते हैं कि इसकी आईज इस पे गई है, इसकी नोज इस पे है, ये फेस में ऐसे है, ये वैसे है, क्योंकि यहीं पर क्रॉसिंग ओवर से ही क्या होता है, जो 4 टेट्राड बने उनमें 4 अलग अलग डिटेल चली गई है। तो अलग अलग डिटेल होने के कारण में जो एक्सप्रेस करेगी अपने आप को डिटेल, जो डोमिनेंट होगी वो अपने आप को एक्सप्रेस कर लेगी, ठीक है। या फिर डिपेंडिंग अपॉन कैसा जीनोम मदर से आ रहा है, फादर से जो गया है उसके बाद मदर से आ रहा है, उसमें कौन सा डोमिनेंट है वो एक्सप्रेस करेगा। तो ये देखिए फिर ये कौन से फेज के अंदर, एनाफेज के अंदर पुलिंग हो गई क्रोमोसोम की, टीलोफेज के अंदर पोलर पोल पे आ गए हैं, पोल पे आने के बाद सेपरेट एक कंस्ट्रिक्शन बनने लगे, कंस्ट्रिक्शन बनने के बाद क्या हुआ, ये जितने भी क्रोमोसोम्स थे, ये क्रोमोसोम्स इस केस के अंदर तो यहाँ पे मियोसिस 1 हो चुका है, यहाँ पे ये मियोसिस 2 स्टार्ट हो गया है। तो मियोसिस 2 के अंदर इक्वेशनल डिवीजन के अंदर ये देखिए यहाँ पर फिर से स्पिंडल फाइबर बनके ये सेपरेट हो रहे हैं और सेपरेट होके फिर इनके बीच में न्यूक्लियस का डिवीजन, साइटोप्लाज्म का डिवीजन और क्या बन गई है, 4 टेट्राड बन गए। तो सोचिए अगर कॉपिंग होते हुए किसी कारण से एक एक्स्ट्रा कॉपी बन जाए डीएनए की, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम, तो वो बेबी हेल्दी बेबी नहीं होगा, उसके अंदर डिजीज, जेनेटिक डिसऑर्डर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ एक जेनेटिक डिसऑर्डर डाउन सिंड्रोम बहुत कॉमन है, बहुत लोगों ने देखा भी होगा, मून शेप्ड फेस हो जाता है उस बच्चे का। और उसके अलावा मेंटली रिटार्ड हो जाता है। से फॉर एग्जांपल अगर 9 इयर्स का बच्चा है तो अभी तक भी उसका जो मेंटल ग्रोथ है वो एक 5 ईयर से बच्चे के ज़्यादा नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि डीएनए कॉपिंग बिल्कुल एग्जैक्टली होना, एक नॉर्मल इंडिविजुअल का बनना कितना इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन पे ज़रूर प्रेस कीजिए और यूं ही मेरे साथ बने रहिए इनसाइट्स ऑफ साइंस फॉर यू पे, और साइंस को पढ़ते रहिए और अपने सपनों को जीतिए। धन्यवाद।